जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। I am Kaushal Thakkar, your science teacher. Today we are going to study our chapter 3, skeletal and muscular system. So, without wasting our precious time, let's start the chapter. First of all, we are going to introduce the new chapter, skeletal and muscular system. The skeletal system includes all the bones of the body along with the joints where they are attached to each other. स्केलेटल सिस्टम में हमारे शरीर की सारी हड्डियाँ, सारे बोन्स, सारे जॉइंट्स एक साथ स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं। स्केलेटल सिस्टम हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। एक तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है और हमारे मूवमेंट में हमारी मदद भी करता है। तो जो ऑर्गन्स हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, तो उसके एग्जाम्पल सबसे पहले मैं हार्ट और जो लंग्स है उसको रिब केज प्रोटेक्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत सारे स्केलेटल सिस्टम्स के जो पार्ट है वो हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। For movement, the skeletal systems works in association with the muscular system that is made up of over 600 muscles. इसका मतलब है कि जो मूवमेंट होती है हमारे शरीर में वो सिर्फ स्केलेटल सिस्टम की मदद से नहीं होती। स्केलेटल सिस्टम के साथ में 600 से ज़्यादा मसल्स जुड़े हुए हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर का एक एक मूवमेंट सफल तरीके से हो पाता है। बोन्स and muscles work together to help the body stand and move. ये दोनों बोन्स और मसल्स साथ में मिलकर काम करते हैं तो जाकर के हमारी बॉडी सीधी खड़ी रह पाती है और अलग अलग तरह के मूवमेंट्स हम कर पाते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्केलेटन, जिसे हम हिंदी में कंकाल कहते हैं। Skeletal is the internal framework of bones that gives a distinct shape of the body. Skeleton हमारे शरीर के का अंदरूनी ढांचा, हम हिंदी में बोलते हैं अंदरूनी ढांचा है। तो अगर फ्रेमवर्क में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है कि सर फ्रेमवर्क एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक इंग्लिश का वर्ड है स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो आप यहाँ पर फ्रेमवर्क का मतलब स्ट्रक्चर समझ सकते हो कि स्केलेटन हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है बोन्स का, जिसके वजह से हमारे बॉडी को एक अलग तरीके की शेप मिलती है, एक डिस्टिंक्ट शेप हमारे बॉडी को मिलती है। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, ऑल्सो अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 300 बोन्स एट बर्थ। तो हमारे एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, वहीं पर एक न्यू बॉर्न बेबी 300 बोन्स के साथ जन्म लेता है और धीरे धीरे उसके जो बोन्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और जब वो एक एडल्ट बनता है तो 300 बोन्स फ्यूज होकर के 206 बोन्स हो जाते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम विटामिन्स are important nutrients for the maintenance and growth of the body. Students, बोन्स को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस और भी काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स
जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। और बोन मजबूत रहेगा तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर मजबूत रहेगा। बोन्स आर वेरी हार्ड ऑन द आउटसाइड। बोन्स भले ही बाहर से काफ़ी ज़्यादा कड़क, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन अंदर से बोन उतने ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अंदर से बोन while on the inside they are soft and spongy। बोन सॉफ्ट भी होते हैं, स्पॉन्जी भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक सॉफ्ट फैटी मटेरियल होता है, एक फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बोन मैरो। बोन मैरो की एक और विशेषता मैं बता दूं, बोन मैरो के वजह से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर होता है। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज आरबीसी एंड व्हाट इज डब्ल्यूबीसी? तो आरबीसी स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो ब्लड है वो 3-4 अलग अलग तरह के पार्ट से बना होता है, उसमें ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जैसी चीजें आती हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल्स, जो कि रेड ब्लड सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर में हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है, जिसके वजह से ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। और व्हाइट ब्लड सेल स्टूडेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत अलग अलग तरह के वायरसेस, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको डिजीज आपको हो सकता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ने की ताकत डब्ल्यूबीसी देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। सबसे पहला पार्ट जो स्केलेटन का हम पढ़ने वाले हैं वो है सबसे ऊपर का भाग, जिसे हम स्कल कहते हैं। स्कल इज अ हार्ड बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। स्कल एक बहुत ही कड़क स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, जो ब्रेन को क्या करता है? बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि स्केलेटन के अलग अलग पार्ट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें ये एक और है कि स्कल जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल टोटल 22 बोन्स से बनता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा और इसको याद रखिएगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। 22 बोन्स में भी जो 8 बोन्स होते हैं वो फ्लैट बोन्स होते हैं, अपने इंटरलॉक्ड होते हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से बंद होते हैं। और बाकी के जो 14 बोन्स होते हैं वो फेस के होते हैं। मतलब जो आपके सिर पर जो बोन्स है वो टोटल 8 फ्लैट बोन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, और जो फेस पे बोन्स है टोटल 14 बोन्स आपके फेस को बनाते हैं। और उस 14 बोन्स में ही आपके आईज के लिए जगह होती है, आपके नोज के लिए जगह रखी जाती है। आउट ऑफ द स्कल बोन्स ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल। स्कल में जितने बोन्स हैं उसमें सिर्फ एक बोन, 22 बोन्स में सिर्फ एक बोन है जो लोअर जॉ कहलाता है, जो काफी मूवेबल है, जिसके वजह से हम बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम खा सकते हैं। ये सारे मूवमेंट्स लोअर जॉ के मूवेबल होने के कारण से ही होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ द स्केलेटन पे, जिसका नाम है रिब केज। द बोन्स दैट इनक्लोज द हार्ट एंड लंग्स फॉर्म द रिब केज। मतलब जो बोन्स हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसको हम रिब केज बोलते हैं। यहाँ पर एक और प्रोटेक्शन आ गया स्टूडेंट्स। स्केलेटन का काम, मेन काम ही प्रोटेक्शन है और बॉडी को मेन शेप देना है। उसी के वजह से अब हम बात करते हैं रिब केज का, जो लंग्स और हार्ट ये दोनों को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज में रिब्स, स्टर्नम और वर्टेब्रल कॉलम, ये 3 चीज इंक्लूड होते हैं। ये 3 चीज को मिक्स करके हम रिब केज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और रिब्स, स्टर्नम और वर्टेब्रल कॉलम को हम ये तीनों पार्ट्स जो है रिब केज के, इसको अलग अलग करके समझेंगे। अगर रिब्स की बात करें तो रिब एक थिन फ्लैट बोन है दैट इज जॉइंट विद द लॉन्ग बैकबोन एट द बैक एंड द फ्लैट ब्रीस्ट बोन इन द फ्रंट।
दो बड़े बोन्स है इसमें मेन। एक है ब्रीस्ट बोन जो आगे की तरफ होता है, जिसका दूसरा नाम स्टर्नम है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, और एक है बैक बोन जो पीछे की तरफ होता है। तो जो फ्रंट में बोन है, मेन बोन, स्ट्रॉन्ग बोन, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, और जो पीछे की तरफ बोन है, मेन और स्ट्रॉन्ग बोन, उसको हम बैकबोन बोलते हैं। और ये दोनों बोन्स से अटैच होकर के, मिक्स होकर के टोटल 12 पेयर्स ऑफ पतले बोन्स होते हैं, थिन बोन्स, उसको हम रिब्स बोलते हैं। आप जैसे कि यहाँ पर आपके मैंने फोटो बगल में दिया हुआ है, देखिए फ्रंट में स्टर्नम है, आप फोटो को देख सकते हो, पीछे की तरफ देखिए वर्टेब्रल कॉलम है, और ये दोनों को ज्वाइंट करने वाला पतला पतला टोटल 12 पेयर्स ऑफ जो हमारे रिब्स हैं उसको हम रिब्स कहते हैं। द लोएस्ट 2 रिब्स, अब सबसे नीचे में आप 2 रिब्स को देखिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि ब्रीस्ट बोन की जो लेंथ है और बैक बोन की जो लेंथ है वो दोनों में काफी फर्क है। ब्रीस्ट बोन की लेंथ छोटी है, बैक बोन की लेंथ बड़ी है। ब्रीस्ट बोन इसी कारण है, यही एक कारण है कि नीचे के जो 2 आपको रिब्स दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैकबोन से जुड़े हुए हैं, वो रिब्स बोन से जुड़े हुए नहीं है। इसके वजह से उसका एक एंड जो है वो बिल्कुल खुला है, एक एंड किसी के तरफ कनेक्टेड नहीं है। तो वो जो लास्ट के 2 रिब्स है 11 और 12 नंबर के, वो ब्रीस्ट बोन से कनेक्टेड नहीं है, मतलब स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ बैकबोन से कनेक्टेड है। तो ये 2 रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 रिब्स को स्पेशली फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ये फ्रंट बोन के बारे में, स्टर्नम के बारे में, जिसको हम ब्रीस्ट बोन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रीस्ट बोन। इट इज अ लॉन्ग नैरो फ्लैट बोन दैट फॉर्म्स द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। आपके सीने के सामने के भाग को बनाता है वो नैरो लंबा बोन, फ्लैट बोन ये होता है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम, जिसका एक और नाम है ब्रीस्ट बोन। तो चलिए अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं रिब केज का, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं, जिसको हम स्पाइन भी बोलते हैं, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं। इसका 3 नाम है स्टूडेंट्स। जैसे कि ये फ्रंट बोन का स्टर्नम और ब्रीस्ट बोन 2 नाम है, वैसे ही हमारे जो बैक बोन है उसको उसको स्पाइन भी बोला जाता है, और उसको हम स्टूडेंट्स वर्टेब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं। बैकबोन और स्पाइन और वर्टेब्रल कॉलम। द बैकबोन सपोर्ट्स अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन क्या करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब तो आप बोलोगे कि सर स्पाइनल कॉर्ड का क्या मतलब है, ये तो नया आ गया। तो मैं बताता हूं आपको। स्पाइनल कॉर्ड आर द बंडल्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स के बंडल को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। हमारे पीछे के तरफ शरीर में जितने नर्व्स आते हैं वो पहले एक साथ एक बंडल बनता है उन नर्व्स का, फिर वो एक साथ ब्रेन की तरफ जाते हैं। सभी अलग अलग ब्रेन की तरफ नहीं जाते, सभी पहले बैकबोन में मिलते हैं, बंडल्स बनते हैं, और उस बंडल को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और वो स्पाइनल कॉर्ड जाकर के एक्चुअली में ब्रेन को मैसेज करता है। इस पूरे बात, ये पूरा नर्वस सिस्टम, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा वो है। तो जो अगला चैप्टर का वीडियो आएगा उसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूरी विस्तृत उल्लेखनीय जानकारी, पूरी एक्सप्लेनेबल थ्योरी हम आपको उसमें बताएंगे। टोटल 33 स्मॉल बोन्स से हमारा ये बैकबोन तैयार होता है, और ये छोटे बोन्स को हम वर्टेब्रे बोलते हैं। इस कारण से भी बैकबोन का एक और नाम पड़ गया है, जिसका नाम है वर्टेब्रल कॉलम, क्योंकि ये 33 स्मॉल वर्टेब्रे से बना। द वर्टेब्रे आर इंटरकनेक्टेड इन सच अ वे दैट इट मेक्स बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग पॉसिबल। वर्टेब्रे एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है कि वो आपको किसी भी तरह का मूवमेंट को अलाउ करता है, चाहे वो कहीं झुकने का मूवमेंट हो, ठीक है, तो किसी भी तरह से आप अपने कमर को कहीं भी हिला सकते हो, किसी भी तरफ, पीछे, आगे, साइडवेज, आप अपवर्ड्स झुक सकते हो। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है लिम्स। लिम्स, हाथ और पांवों को लिम्स कहा जाता है। लिम्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फोर लिम्स, एक होता है हिंड लिम्स। फोर लिम्स आप अपने दोनों हाथों को बोलोगे एक्चुअल टू ह्यूमन एनाटॉमी, और
हिंड लिम्स आप अपने दोनों पैरों को बोलते हो। तो यहां पर ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि देयर आर टू पेयर्स ऑफ लिम्स, फोर लिम्स विच आर कॉल्ड आर्म्स एंड हिंड लिम्स विच आर कॉल्ड लेग्स। फोर लिम्स, द अपर आर्म हैज अ सिंगल लॉन्ग बोन, द ह्यूमेरस। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको फोटो भी दिया हुआ है। ये जो पहला पिक आपको दिखाई दे रहा है इसमें, वो है हमारे हाथ का। और हाथ में जो शोल्डर की तरफ से आपके एल्बो की तरफ जो बोन आता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन होता है, सिंगल लॉन्ग बोन होता है, जिसको हम ह्यूमेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस। एंड द लोअर आर्म हैज़ टू बोन्स विच आर टुगेदर कॉल्ड रेडियो अल्ना। और उसके बाद देखिए, एक जो शोल्डर की तरफ से हमारे एल्बो की तरफ बोन आता है वो सिंगल बोन है जिसको हम ह्यूमेरस बोलते हैं। फिर एल्बो से जो हमारे रिस्ट तक जाता है वो बोन, दो बोन होते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक आगे की तरफ रेडियस लिखा हुआ है, उस बोन को रेडियस कहा जाता है, और पीछे की तरफ वाला जो बोन है वहाँ पर लिखा हुआ है अल्ना। और ये दोनों बोन को साथ में हम रेडियो अल्ना कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि देयर आर 27 बोन्स इन द हैंड एंड रिस्ट। टोटल पूरे हाथ में, रिस्ट को और पूरे एल्बोज और शोल्डर तक के पार्ट को हम अगर जोड़ लें तो टोटल 27 बोन्स मिल करके हमारे फोर लिम्स को तैयार करते हैं, बनता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हिंड लिम्स का। द फीमर is the powerful thigh bone or bone of the upper leg which bears the weight of the whole body. फीमर, आपने पहले भी इस बोन का नाम सुना होगा। पूरे बॉडी में जो सबसे लंबा बोन होता है स्टूडेंट्स, द लॉन्गेस्ट बोन, वो फीमर होता है। और वो शुरुआत कहाँ से होता है? आपका जो कमर है, जहाँ से आपके पैर शुरुआत होता है, जहाँ से अपर जो आर्म है, हम थाई का पार्ट जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हो। सबसे अपर वाला बोन जो है लेग का, वो देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है फीमर। वो सिंगल बोन है, लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोन है, क्योंकि पूरे बॉडी का वेट वही झेलता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं पूरे बॉडी का वेट को वही संभाल के रखता है। It is the longest bone in our body. It joins with the two bones of the lower leg. हमारे नीचे वाला जो लोअर लेग है, नी के बाद वाला जो पार्ट होता है, उसमें दो बोन्स होते हैं, और वो दोनों बोन्स से वो हमारा फीमर जॉइंट होता है। और हमारे जो पूरे का पूरा एंकल और फुट का भाग है, उसमें टोटल 26 स्मॉल स्मॉल बोन्स जुड़े होते हैं, जिसके वजह से हमारा पूरा मूवमेंट हमें फुट और एंकल पे मिलता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे अगले टॉपिक के, जो है गीडल्स। गीडल्स क्या है? ये गीडल्स जो है स्टूडेंट्स, आप लोग को सबसे नया नाम लगेगा, क्योंकि इससे पहले जितने नाम है ये हमने सुने हुए हैं, लेकिन गीडल्स एक नया नाम आता है। गीडल्स का जो स्पेशल फंक्शन होता है कि वो लिम्स को बैकबोन से जोड़ता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिएगा, लिम्स मतलब हमारे हाथ और पाँव को हमारे बैकबोन से जोड़ने का काम गीडल्स करते हैं। और गीडल्स दो तरह के हैं हमारे बॉडी में, एक जो हमारे फोर लिम्स को हमारे बैकबोन से जोड़े, और दूसरा जो हमारे हिंड लिम्स को हमारे बैकबोन से जोड़े। मतलब हमारे हाथ को हमारे रीढ़ की हड्डी से जोड़े और हमारे पैर को हमारे रीढ़ की हड्डी से जोड़ने वाले गीडल्स होते हैं। तो जो हमारे हाथ को, हमारे फोर लिम्स को हमारे बैकबोन से जोड़ता है, हम उसे शोल्डर गीडल, या एक और नाम है उसका पेक्टोरल गीडल उसे कहते हैं। द बोन ऑफ द अपर आर्म जॉइंस द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल और शोल्डर गीडल। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स। अब आपको यहाँ पर सामने मैंने फोटो दिया है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्कैप्यूला लिखा हुआ है। उस स्कैप्यूला को हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पतला बोन होता है, जिसके वजह से इसको ब्लेड का नाम दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा एरिया होता है इस बोन का, और ये मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फोर लिम्ब को बैकबोन से जोड़ने के लिए। इसको स्कैपुला कहा जाता है। फिर दो कॉलर बोन्स होते हैं हमारे। कॉलर बोन्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि स्टूडेंट शर्ट का कॉलर जिस जगह पे होता है उसी जगह पे ये बोन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, इसलिए इसको कॉलर बोन्स कहा जाता है। और ये भी एक तरीके का इंटरलॉक करते हैं हमारे बैकबोन से हमारे फोर लिम्ब को।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे पेल्विक गीडल के बारे में। सिमिलरली द थाई बोन इज अटैच टू द पेल्विक गीडल। पेल्विक गीडल से भी हमारा थाई बोन इसी तरीके से अटैच होता है जैसे हमारा जो ह्यूमरस बोन है वो जिस तरीके से अटैच्ड है, वैसे ही हमारा थाई बोन जो है फीमर, वो भी उसी तरीके से पेल्विक गीडल की मदद से बैकबोन से अटैच होता है। There are 2 in numbers composed of 3 bones each. Pelvic girdle में टोटल 3 बोन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप फोटोज को एक और बार देख ले, एक्सप्लेनेशन को एक और बार अच्छे से देख ले, और कोई प्रॉब्लम हो तो जिस दिन वीडियो आया हुआ है उसी दिन मुझे फ़ोन करके गीडल्स के बारे में और जानकारी लेनी हो तो बात कर सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के क्या फंक्शंस होते हैं, स्केलेटन क्या क्या काम करता है हमारे बॉडी में, उसके लिए हमारे पास 5 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये बताता है कि द स्केलेटन गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। बॉडी को सही आकार देता है, बॉडी को मजबूत बनाता है और पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है कि वो एक्चुअल सही तरीके से मूवमेंट कर सके और एक सही शेप में रहे। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। बहुत सारे ऐसे एकदम सेंसिटिव जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जिसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उसको बहुत अच्छी तरीके से सेफ रखता है हमारे बॉडी के अंदर हमारा स्केलेटन। तो हमने देखा ही था, ब्रेन को हमारे स्कल ने प्रोटेक्ट किया हुआ था, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रल कॉलम यानी बैकबोन ने प्रोटेक्ट किया हुआ था, हमारे हार्ट और लंग्स को हमारे रिबकेज ने प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो इस तरह के जो डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स है उसको हमारा स्केलेटन प्रोटेक्ट करके रखता है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट भी स्केलेटन की वजह से ही होता है। इट कंटेन्स बोन मैरो वेयर वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये बात भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि बोन मैरो के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है। बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स हमारे बोन्स के अंदर मिलते हैं और हमारा बोन्स कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही स्ट्रांग बनता है। तो ये फंक्शंस ऑफ स्केलेटन काफ़ी ज़्यादा इजी रहा क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस इस वीडियो में किए हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है जॉइंट्स। जोड़ हिंदी में ऐसा बोलते हैं। बोन्स आपस में जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं, 2-3 बोन्स आपस में जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर 2 or more bones meet. Bones are held at the joints together by a strong tissue called ligament. जैसे कि किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हमें फेविकॉल का यूज करना पड़ता है, किसी भी चीज सेलो टेप का यूज करना पड़ता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टिश्यू है लिगामेंट, जो 2 बोन्स के बीच में जॉइंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दोनों बोन्स को जॉइंट करके रखने वाला जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है हम उसे लिगामेंट कहते हैं। तो बोन्स आर हेल्ड एट द जॉइंट्स टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। अब स्केलेटन हैज मेनी जॉइंट्स। हमारे स्केलेटन में बहुत सारे जॉइंट्स हैं एक्सेप्ट फॉर द स्कल। स्कल को छोड़ के मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल जॉइंट्स। स्कल में जो जॉइंट है, मैंने पहले ही बताया था कि 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक्ड है और बाकी के 14 बोन्स जो फेस पे है, और पूरे स्कल में एकमात्र लोअर जो ऐसा बोन है जो मूवमेंट करता है, बाकी सारे इमूवेबल जॉइंट्स जो है वो स्कल में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्कल को छोड़ करके बाकी जितने जॉइंट्स हमारे बॉडी में हैं वो सभी में मूवमेंट पॉसिबल है। इन द स्कल द बोन्स आर इंटरलॉक्ड। स्कल में सारे बोन्स इंटरलॉक्ड होते हैं और वो सारे जॉइंट्स इमूवेबल जॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। हमारे जॉइंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल में स्कल के जॉइंट्स ही होते हैं, लेकिन मूवेबल जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आते हैं जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर पहले ही बता दूं कि हम मूवेबल जॉइंट्स के 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं।
we are going to study 4 types of movable joint. The first is ball and socket joint, the second is hinge joint, the third is pivot joint, and the fourth is gliding joint. So we are going to start the ball and socket joint. The first joint. The movable joints are characteristic by fluid filled cavity. जो joints होते हैं उसमें उसके मूवमेंट के लिए वहां पर एक फ्लूइड होता है. आप अगर नी जॉइंट का भी बात करें तो किसी भी, अब हम बात करते हैं जनरली किसी दरवाजे में या फिर साइकिल में हम बहुत बार ग्रीसिंग करवाते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं. ऑयल क्यों करवाते हैं? ताकि मूवमेंट्स क्या हो, वो फ्रीली हो, किसी भी तरह का फ्रिक्शन वहां न आए. इस तरीके से हम काफी ज्यादा ऑयलिंग हर जगह करवाते हैं, दरवाजे पे या फिर हमारे साइकिल पे, हमारे कार पे हम ऑयलिंग ग्रीसिंग करवाते ताकि जो मूवमेंट्स है वो क्या हो, फ्रीली हो. उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी जॉइंट्स के बीच में एक ऐसा फ्लूइड होता है, एक ऐसी कैविटी होती है, एक ऐसा जगह होता है अंदर में जहां पर इस तरह का फ्लूइड होता है और वो जॉइंट्स के मूवमेंट्स को फ्री करता है. ठीक है, इसलिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि द मूवेबल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी. और यहां पर बहुत सारे टाइप्स है. पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसका पहला फोटो भी मैंने दिया हुआ है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का स्ट्रक्चर पहले समझना होगा स्टूडेंट्स. इन सच अ जॉइंट्स फेरॉइड बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कप लाइक सॉकेट ऑफ अदर बोन. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि पहले तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, और वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर, जो दो बोन्स होते हैं, एक बॉल जैसा दिखता है, एक कप जैसा, और वो दोनों बोन आपस में क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जो बोन का, और दूसरा कप जैसा स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे के अंदर जॉइंट हो जाते हैं. और बॉल जितना मूवमेंट, और इसमें मैक्सिमम मूवमेंट मिलता है स्टूडेंट्स. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मैक्सिमम ऑल राउंड मूवमेंट आपको मिलता है. अगर आपके एग्जाम्पल्स हम बताएं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शरीर पे कहाँ कहाँ मिलेगा, तो पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर पे मिलता है. दूसरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप जॉइंट पे मिलता है. मतलब दो ऐसे जॉइंट्स जहां पर गिरडल है. गिरडल, मैंने अभी गिरडल के बारे में बताया था, मतलब लिम्स और बैकबोन का जो जॉइंट होता है वहां पर देखिए शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ये दोनों जगह में लिम्स आते हैं, गिरडल आता है, इसके वजह से वहां पर हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखता है. अब हम बात करते हैं हिंज जॉइंट का. अगर हम आपको हिंज जॉइंट बोले तो पहले ही हम आपको बता दें, आपका घर का डोर मतलब दरवाजा, आपको उससे काफी ज्यादा आइडिया मिल जाएगा. घर का जो दरवाजा होता है उसका कैसा मूवमेंट होता है, उसका जैसा मूवमेंट होता है सेम मूवमेंट हिंज जॉइंट में हमारे बॉडी के अंदर होता है. दिस जॉइंट इज लाइक अ हिंग इन अ डोर. दरवाजे का जो मूवमेंट है, और यहां पर एक चीज, एक फिगर आपको दिखाया हुआ मैंने जिसमें फीमर, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, टीबिया, नी ऐसे लिखा हुआ है. तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दरवाजे पे लगता है, इसे हम हिंग कहते हैं. दरवाजे का मूवमेंट के लिए इसको लगाया जाता है. इसी हिंग के वजह से इस जॉइंट को हिंग जॉइंट का नाम मिला है. बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ये दिखाता है. बैक एंड फोर्थ का मतलब आपके हाथ का मूवमेंट, अगर आप अपने हाथ को पूरी तरह से सीधा करो तो आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ नहीं ले जा सकोगे. आपका हाथ जिस डायरेक्शन से आया है आप वापस उसी डायरेक्शन की तरफ ही मूवमेंट कर पाओगे. इसी मूवमेंट को हम फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने हाथ को घुमा नहीं सकते. स्पेशली एल्बो वाले पार्ट के जॉइंट का बात करते हैं. एल्बो जॉइंट जो होता है आपका जो नी जॉइंट होता है, आप अपने पाँव को एकदम अपने मुंह के पास जॉइंट के हिसाब से नहीं ला सकते. आपको अपने पाँव को बैक एंड फोर्थ का मूवमेंट ही कराना पड़ेगा. एक समय ऐसा आता है स्टूडेंट्स कि नी का मूवमेंट पूरी तरह से सीधा होने के बाद, जब पाँव आपका सीधा होता है तो और आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकते आप. ठीक है, इसके बारे में और जानकारी हम जब कांटेक्ट में रहेंगे, और इस चैप्टर का जब मैं तो इस चैप्टर का रिवीजन कराने ही वाला हूं, उस समय और अच्छे से जानकारी मैं आपको जॉइंट्स के बारे में दूंगा. अभी आप जितना अच्छे से समझ सको उतने अच्छे से इसको समझना. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल्स अगर हम दें तो एल्बो, नी, फिंगर, टोज, ये सारी जगह पे जितने जॉइंट्स आपको मिलते हैं वो सारे हिंज जॉइंट्स हैं.
बात करते हैं अगले जॉइंट जिसका नाम है पाइवट जॉइंट का। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टेब्रे ऑफ द स्पाइन। स्कल और बैकबोन भी आपस में जुड़े हुए हैं और स्कल के साथ में पहला दो जो छोटा बोन्स है वर्टेब्रे वो जुड़ा हुआ है और वहां पर जिस तरह का जॉइंट है उसको पाइवट जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि वो 360 डिग्री मूवमेंट नहीं लेकिन 180 डिग्री मूवमेंट आपको मिलता है। आप अपने सर को घुमा के भी देख सकते हो कि आप एक पूरे लेफ्ट साइड तक अपने सर को लेके जाएं, फिर पूरे राइट साइड तक अपने सर को लेके जाए और जो शेप आप बना रहे होंगे वो शेप हेमीस्फेरिकल शेप बन रहा होगा। ये आपका हाफ सर्कल जिसको हम बोलते हैं वो शेप आप अपने हेड के मूवमेंट से बना रहे होंगे, तो वो शेप 180 डिग्री का शेप बनता है। तो 180 डिग्री का ऑल राउंड मूवमेंट आपको पाइवट जॉइंट पे ही मिलता है। पाइवट जॉइंट के मैं आपको फोटोज दिखाए हैं, आप देख सकते हो इसमें। ये मैंने पहला फोटो एक स्केलेटन का दिया है इसमें, जिसमें स्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, स्कल के साथ में वो जॉइंट दिखाई आपको दे रहा होगा। वहां पर वर्टेब्रल कॉलम देखिए वहां से चालू हो गया है, ठीक है। तो साइडवेज मूवमेंट आपको मिलता है। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टेब्रे ऑफ द स्पाइन। इट हेल्प अस टू मूव आवर हेड साइडवेज, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ऑल्सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वी हैव दैट मूवमेंट। तो एक तो साइडवेज हमारा 180 डिग्री है, एक अपवर्ड डाउनवर्ड भी हमारा 180 डिग्री बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट का, जो हमारा अगला टाइप का जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस जॉइंट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड एंकल। हमारी जो कलाई है, हमारे जो पैर में जो एंकल जिस जगह से हम अपने फुट को मोड़ सकते हैं, वो जो जॉइंट है स्टूडेंट्स, उसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। इट अलाउज दीज बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन अ ग्लाइडिंग मूवमेंट। इस जॉइंट में दो बोन अपने आप में घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन होता है, दो बोन एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते हैं इसमें, तो ये मूवमेंट मिलता है। एक फोटो मैंने ग्लाइडिंग जॉइंट का आपको दिखाया है, एक बोन नीचे है, एक बोन ऊपर है और ये एरोस दिखाते हैं कि किस तरह का मूवमेंट ये बोन करते हैं। साइडवेज मूवमेंट होता है जिसमें ये दो बोन आपस में रब होते हैं, तो ये बोन होता है, इसलिए इसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहा जाता है स्टूडेंट्स। और ये जॉइंट मैंने आपको बताया एग्जांपल कि रिस्ट और एंकल, ये दो जगह पे आपको ग्लाइडिंग जॉइंट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक का, जिसका नाम है मसल्स, जो हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का। मूवमेंट मसल्स के बिना हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन मूवमेंट नहीं कर सकता है। द मस्कुलर सिस्टम इनेबल्स एन एनिमल टू मूव एंड कंट्रोल मूवमेंट। मूव और अपने मूवमेंट्स को कंट्रोल करना भी मसल्स ही सिखाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारे मस्कुलर सिस्टम में अलग अलग तरह के मसल्स हैं। मसल्स क्या है पहले ये हम देखते हैं। अगर हमें कोई कहे कि गिव द डेफिनेशन ऑफ मसल, देन वी हैव टू से मसल्स आर फ्लैशी बंडल्स ऑफ थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल इन द बॉडी कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडन्स। देखिए क्या है कि मसल्स एक फ्लैशी बंडल्स होते हैं, मतलब इसमें टिश्यूज होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ये एक ऐसा बंडल है जो इलास्टिक होता है कैरेक्टर में, मतलब ये बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं आप। रबड़ कैसा होता है, उस तरह की प्रॉपर्टीज मसल के अंदर होती है और वो हमारे बोन्स के साथ में टेंडन्स नाम के चीज़ का यूज़ करके अटैच रहते हैं। टेंडन्स, जैसे कि हमने लिगामेंट स्टूडेंट्स पढ़ा था कि बोन्स के जॉइंट्स के बीच में लिगामेंट्स होता है, वैसे ही बोन और मसल के जॉइंट के बीच में टेंडन होता है। टेंडन मसल और बोन को ज्वाइन करके रखते हैं। और व्हाट इज टेंडन्स, तो यहाँ टेंडन्स का मैंने डेफिनेशन भी दे दिया कि टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स दैट कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। टेंडन्स क्या है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है जो बोन्स और मसल्स को आपस में अटैच करके रखते हैं। अब हम बात करते हैं, देयर आर 650 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स। हमारे बॉडी में टोटल 650 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मसल्स होते हैं और वो हर एक मसल किसी अलग तरह के मूवमेंट का जिम्मेदार होते हैं। हमारे बॉडीज में बहुत सारे तरह के मूवमेंट्स होते हैं और हर अलग तरह के मूवमेंट के लिए एक अलग तरह का मसल हमारे बॉडी में होता है।
They also help in important processes like digestion, respiration and excretion. हमारे बॉडी में जितने और अलग तरह के प्रोसेसेस होते हैं, हम ब्रीथ करते हैं जिसको रेस्पिरेशन कहते हैं, हमारा खाना जो पूरी तरह से पाचन क्रिया जो है वो भी मसल्स पर डिपेंड करता है, जो हमारा एक्सक्रेशन का प्रोसेस है जिसमें हमारा वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में से बाहर होता है, उसमें भी मसल्स का पूरा योगदान होता है। तो हम आगे बात करने वाले हैं अलग अलग टाइप्स के मसल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मसल्स, हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप्स के मसल्स हैं और हम उनमें से अभी 3 मेन टाइप के मसल्स, द 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट इज वॉलंटरी मसल्स, सेकेंड इज इनवॉलंटरी मसल्स एंड थर्ड इज कार्डियक मसल्स। Now we are going to study what are voluntary muscles. Most of the muscles in our body are under our control. ज़्यादातर मसल्स हमारे कंट्रोल के अंदर है, जैसे हाथ के मसल्स हो गए, पाँव के मसल्स हो गए, कमर हम अपने हिसाब से हिला सकते हैं, मुंडी हम अपने हिसाब से हिला सकते हैं। बहुत बार तो जो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है वो भी हम अपने हिसाब से, अगर हमें 1 सेकंड में 15-20 बार ब्लिंक करना तो हम कर सकते हैं, लेकिन ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ पूरी तरह से वॉलंटरी मसल्स नहीं है, क्योंकि हम एक समय के बाद खुद ये आइज़ ब्लिंक करते हैं। तो ये एक हम हमारे कंट्रोल में है भी और हमारे कंट्रोल में नहीं भी है, लेकिन ये ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ वाला जो मसल है इसको हम इनवॉलंटरी मसल्स के कैटेगरी में ही रखते हैं। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है उन मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, जैसे आर्म्स, लेग्स, आईज, टंग। और इन मसल्स के कारण से हम दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, मुड़ सकते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इनवॉलंटरी मसल्स का। अब वॉलंटरी मसल्स जो कि हमारे कंट्रोल में थे वो मसल्स थे, और इनवॉलंटरी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि हम अपने मूवमेंट ऑफ फूड, हमारे पाचन क्रिया में हमारा कोई हाथ नहीं होता, हम चाहे तो हम खाना पचा लें ऐसा तो नहीं होता, वो अपने आप प्रोसेस होता है। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर फ्लो ऑफ ब्लड, जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे आर्टरीज और वेन्स में से जो ब्लड फ्लो होता है वो भी हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग और लंग्स का जो प्रोसेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे मूवमेंट्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स ही ये सारे मूवमेंट्स को करता है। कार्डियक मसल्स, दीज मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। हार्ट में जो मसल है स्टूडेंट्स, हमारे दिल जो हमारा है उसमें जो मसल है वो बिल्कुल अलग टाइप का मसल है। ये एक तो इनवॉलंटरी, इसका नेचर इनवॉलंटरी है क्योंकि आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो अपने हार्ट के मसल्स को। दीज आर इनवॉलंटरी इन नेचर बट आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलंटरी मसल्स। एक तो इसका नेचर इनवॉलंटरी है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर वॉलंटरी मसल जैसा है। मतलब दोनों तरह के इसके नेचर दिखाई दिए हैं। स्ट्रक्चर वाइज इट इज वॉलंटरी, नेचर वाइज इट इज इनवॉलंटरी। दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इन द डिस्टिंक्ट कैटेगरी ऑफ मसल्स विच इज नोन एज कार्डियक मसल्स। As the muscles are involuntary, they are not under our control and work throughout life without stopping or getting tired. एक और इसकी विशेषता ये है कार्डियक मसल्स की कि जिंदगी भर बिना थके, बिना रुके ये काम करता है। हार्ट के मसल्स आपके जन्म से लेकर के आपकी मृत्यु तक उसी रेट में, उसी गति में, उसी स्पीड में चलते हैं, कभी थकते नहीं हैं, इसलिए इसको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है कार्डियक मसल्स को। चलिए हम आगे बात करते हैं वर्किंग ऑफ मसल्स का, कि हमारे मसल्स काम कैसे करते हैं। अ पेयर ऑफ मसल्स वर्क एट अ जॉइंट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। पेयर ऑफ मसल्स आपस में काम करते हैं तो जाकर के एक मूवमेंट मिलता है, एक पार्टिकुलर प्रोसेस होता है वहां पर जिसकी वजह से हम अपने हाथ को, हम अपने पाँव को हिला सकते हैं। व्हेन वन ऑफ देम शॉर्टेन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर लेंथेंस एंड रिलैक्सेस। दो मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट होकर के काम करते तो मूवमेंट होता है। एक मसल जब छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो वही दूसरा मसल बड़ा होकर के अपने आप को पूरी तरह से फैलाता है, तो मूवमेंट संभव हो पाता है। आप यहाँ पर अपने फोटो में भी देख सकोगे, हमारे आगे वाले जो मसल्स है उसको बाइसेप्स कहा जाता है, और जो नीचे लोअर मसल्स है हाथ के उसको हम ट्राइसेप्स बोलते हैं। तो जब बाइसेप जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सिकुड़ता है, तो ट्राइसेप हमारा लेंथेन होता है, वो पूरी तरह से स्प्रेड होता है।
और जब हमारा बाइसेप स्ट्रेच होता है तो हमारा ट्राइसेप जो होता है वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट संभव हो पाता है। तो जगह के हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है। फ्लेक्शन का मतलब जब हम अपने हाथ को पूरी तरह से ऐसे मोड़ ले जैसा फिगर में दिया हुआ है, और एक्सटेंशन जब हम पूरी तरह से अपने हाथ को खोल ले। ये मूवमेंट तभी हो पाता है जब ट्राइसेप और बाइसेप जो हमारे दो तरह के मसल्स है हैंड के, वो आपस में कोऑर्डिनेट के हिसाब से काम करते हैं। अब शॉर्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स, लेंथन्स एंड रिलैक्सेस, इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन से जो काम होता है उसके वजह से ही हमारा मूवमेंट हो पाता है। When we lift weights, the bicep muscle contract and tricep muscle stretch. इसमें क्या कहा कि जब भी हम किसी तरह का भार उठाते हैं तो हमारा जो बाइसेप्स है, जो मसल है हमारे हाथ में, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो सिकुड़ जाता है, और जो ट्राइसेप मसल है वो पूरी तरह से स्ट्रेच कर जाता है, खुल जाता है। तो हमने यहाँ पर अपने मसल के वर्किंग के बारे में जान लिया, पूरा प्रोसेस जान लिया कि किस तरीके से हमारे मूवमेंट्स होते हैं, हम काम कर पाते हैं। अब हमारे चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम। हमारे मस्कुलर सिस्टम का फंक्शंस। मसल्स प्ले 4 इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में मसल 4 तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। पहला है कॉजिंग मूवमेंट। मूवमेंट्स हमारे मसल के वजह से होते हैं। दूसरा मेंटेनिंग पोस्चर, हमारे बॉडी का जो शेप एंड साइज है उसको मेंटेन करके रखना, हमारे बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेट पोस्चर देना, वो मसल का काम है। तीसरा स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स, जॉइंट्स को अच्छे से संभाल करके रखना, जॉइंट्स को किसी तरह के नुकसान नहीं होना चाहिए, मूवमेंट पूरी तरह से फ्रीली हो, उनकी जिम्मेदारी भी मसल्स पे होती है। और जनरेटिंग हीट, बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको मेंटेन करके रखना होता है, वो भी मसल्स ही करती हैं। तो ये 4 तरह के जो हमारे इम्पॉर्टेंट रोल्स है बॉडी में मसल्स का, उसको हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं 5 मिनट में, और उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर इस वीडियो के साथ पूरा हो जाएगा। कॉजिंग मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ह्यूमन बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं, मैंने अभी बताया था वर्किंग ऑफ मसल्स में कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस से मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट का पूरा जिम्मेदारी मसल्स पे। पोस्चर के मेंटेनेंस की बात करें तो स्केलेटल मसल्स हेल्प इन मेंटेनिंग अवर बॉडी पोस्चर। जो मसल्स है हमारे जो बॉडी में, हमने कहा था टेंडन्स के हेल्प से जो मसल्स हमारे स्केलेटन में चिपके हुए हैं, उसके वजह से हमारे बॉडी का पोस्चर अच्छा दिखता है। स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स का बात करें तो मसल होल्ड अवर जॉइंट्स फर्मली एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड व्हाइल मूविंग। हमारे जॉइंट्स को पूरी तरह से मसल कवर करके रखते हैं, और हमारे मूवमेंट्स के समय हमारे जॉइंट्स को किसी भी तरह का डैमेज, किसी भी तरह का नुकसान ना हो, उसके लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार हमारे मसल्स होते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो है जनरेटिंग हीट। द फोर्थ फंक्शन ऑफ मसल इज टू जनरेट बॉडी हीट। इट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ द मस्कुलर एक्टिविटीज़। हमारे मसल्स जितना काम करते हैं हमारे बॉडी में उतना हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट करने का काम बॉडी में वो भी मसल्स करते हैं, ताकि हमारा जो एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड रहे स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स, ये ऑनलाइन क्लास है, किसी भी तरह का तकलीफ, किसी भी टॉपिक में कहीं आपको नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को 2 बार या 3 बार आप देख सकते हो। अगर उसके बाद भी आपको तकलीफ आ रही है तो थर्सडे जो हमारा साइंस के वीडियोस का दिन होता है, उस दिन 10 to 12 आपके लिए मैं स्कूल पे ही रहता हूँ। आप आराम से उस 2 घंटे में मुझे फ़ोन करें, साइंस के हर एक टॉपिक के बारे में पूछें, मैं विस्तृत जानकारी आपको फ़ोन पे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड माई चाइल्ड। थैंक यू सो मच।